प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल। आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर के साथ हूं जिनका नाम अरुण सर है। ठीक है, तो इनसे मैं वार्तालाप करूंगा, संवाद करूंगा इनके जर्नी के बारे में। ठीक है, कि फ्रॉम फॉर्म फिलअप टू अपॉइंटमेंट एज जेई, देन प्रमोशन फ्रॉम जेई टू एसएससी, क्या इनका सफ़र कैसा रहा। और इस संवाद के क्रम में आपको यह फायदा होगा कि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, जो आपका वैकेंसी है CN03/2024, जो आरबीजेई कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी सारी जो डाउट्स हैं, शंका संदेह, सारा क्लियर हो जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो ठीक है, इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सर आप थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। मैं अरुण कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जमालपुर वर्कशॉप में मेरा पोस्टिंग है। हम लोग कोलकाता बोर्ड से यहाँ पर वैकेंसीज के थ्रू आए थे। जी सर, थोड़ा सा कॉलेज एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड बता दें। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हूँ, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, जो बिहार सरकार के थ्रू आती है। जी, तो सर आपकी वैकेंसी कौन सी थी, वैकेंसी कब आई थी, और आपने फॉर्म फिल करते समय किस जोन से फॉर्म भरा था? ये वैकेंसी 2018 के एंड में आया था। इसका वैकेंसी नंबर 03/2018 था, जी। जो 2019 के जनवरी में ही फॉर्म फिलअप हुआ था, और मैंने कोलकाता बोर्ड से फॉर्म भरा था। तो सर ये कोलकाता बोर्ड से फॉर्म भरने के पीछे क्या वजह थी, क्या वजह थी? कोलकाता बोर्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा पोस्ट था, और हम लोग जो बिहार से आते हैं तो नज़दीकी रेलवे बोर्ड देखा जाए तो कोलकाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी में रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आया था। मतलब आरबी कोलकाता चुनने का मेन पर्पज सर का था, दो क्राइटेरिया था, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी और दूसरा नियरेस्ट आपका जोन था। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इस वैकेंसी के जो स्टेजेज हैं, है ना, स्टेज, वो नंबर 1 स्टेज CBT 1 है, देन CBT 2, राइट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, राइट, फिर फाइनल पैनल और मेरिट बनेगा आपका, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, राइट, और फिर आगे की बात करेंगे। तो हम लोग ये सीक्वेंस वाइज बात करते चलेंगे। तो CBT 1 की बात हम लोग करेंगे पहले। तो सर CBT 1 में आपका CBT 1 का सेंटर कहाँ था, और आपके क्या मार्क्स थे? ठीक है, क्या आप सारे पोस्ट के लिए कट ऑफ क्वालिफाई कर गए थे? मेरा CBT 1 का सेंटर पटना में था, और मेरा उसमें CBT 1 में 78 मार्क्स आए थे, जो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। और जैसे देखा जाए तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, क्वालिफाइंग होता है। बाकी मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप लोग जब 78 या 80 के प्लस लाएंगे तो हो जाते हैं। ठीक है सर, सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, राइट। तो अब हम बात करेंगे, तो CBT 2 में जैसा कि आपको पता ही है, CBT 1 मतलब जो वैकेंसी होती है उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाता है फॉर अपेयरिंग इन CBT 2 एग्जाम। तो सर CBT 2 एग्जाम के बारे में सबसे बात करते हैं, इनका सेंटर कहाँ था और इनका क्या स्कोर रहा? मेरा CBT 2 का जो सेंटर था, जो आसनसोल पड़ा था, क्योंकि कोलकाता बोर्ड में थे तो उसका कोलकाता बोर्ड के ही ये नियरेस्ट जो भी सिटी है उसी में देता था। तो हम लोग के मेरा आसनसोल था, और उसमें मेरा 102 मार्क्स आए थे, नॉर्मलाइज करके 102 मार्क्स आए थे। ठीक है। तो अच्छा, एक सर बच्चों में ये आता है जोन प्रेफरेंस को लेकर के, आपने प्रेफरेंस कौन सा भरा था फॉर्म प्रिपरेशन करते समय? मेरा थोड़ा आई में प्रॉब्लम था, तो उसके अनुसार से हम अपना वर्कशॉप जो अब कोलकाता बोर्ड में 3 वर्कशॉप है, उसी के लिए अप्लाई फर्स्ट में प्रेफ़रेंस में दिए थे। वर्कशॉप दिए थे, उसके बाद और सब दिए थे। ओके। तो सर का वर्कशॉप था और फाइनल इनका सिलेक्शन भी वर्कशॉप हुआ, क्योंकि CBT 1 CBT 2 में सर के अच्छे मार्क्स थे, राइट। तो आपसे भी यही कहना है कि आप भी, जो आपका एग्जाम चल CBT 1 तो आपका हो चुका है, तो CBT 1 के लिए जो मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप लोग क्वालिफाई होंगे, तो CBT 2 में भी अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपको वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट, क्योंकि वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट की लाइफ थोड़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू ओपन लाइन। ओपन लाइन कहने का मतलब कि जो प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे SSC, वरीय अनुभाग अभियंता, CNW, करेंट बैंक लिखा होता है, तो उनसे थोड़ा सा बेहतर होता है। ऐसे वो भी
सेम ही लेवल की पोस्ट है और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका सेम ही है, ठीक है। फिर भी थोड़ा बेटर होता है वर्कशॉप का, तो हम लोग वर्कशॉप में ही हैं, राइट। तो सर का सीबीटी में फिर हाँ फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसके बाद सर डीवी के लिए कॉल आपको कहाँ से आया था और डीवी के लिए कहाँ जाना पड़ा था? डीवी के लिए रेलवे बोर्ड कोलकाता से आया था, तो कोलकाता में हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। उसमें ज़्यादा ओबीसी के लिए थोड़ा-मोड़ा दिक्कत होता है, तो ओबीसी आप लोग सही से बना के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। डिफाइंड फॉर्मेट में डिफाइंड फॉर्मेट में है, जैसे जो कास्ट है ओरिजिनल में जो लिखा हुआ है, वो ही लिखें, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर दिक्कत भी होता है तो आपको टाइम दिया जाता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि सर मान लीजिए कि जो डिफाइंड फॉर्मेट है रेलवे का, जो आप विज्ञापन अगर आप देखेंगे तो लास्ट में नेक्चर दिया हुआ है, उस नेक्चर में एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी मतलब कौन सा किस डिसेबिलिटी का फॉर्मेट सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आपको किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट ले जाना है वहाँ पर से देख सकते हैं। अगर मान लो समय पर वो आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया उस फॉर्मेट में, लेकिन आपका पास कोई पुराना फॉर्मेट है, तो सर का कहना है कि अगर वो भी आप जमा कर देते तो आपको टाइम दिया जाएगा, ताकि आप लेकिन आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना ज़रूर है, कोई सर्टिफिकेट हो, पुराना भी हो तो। लेकिन आपको उस फॉर्मेट में जो डिफाइंड फॉर्मेट है उसमें आने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि उसको लाकर आप सबमिट कर दें विदिन 1 वीक, और जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हैं देन यू विल बी आई थिंक रिजेक्टेड इन डीवी, राइट? रिजेक्टेड, और बोल सकता है कि आपके लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये आपको बाहर किया जा सकता है डीवी में। इसलिए आप लोग चाहेंगे किसी पुराना भी अगर ओबीसी है तो लेके जाएँ और कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेकर वहाँ जाना ही जाना है, पुराना भी हो तो चलेगा, आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। मेन कंसर्न होता है बहुत सारे स्टूडेंट का ये चीज़, ठीक है। तो डीबी के बाद सर मेडिकल कितने दिनों बाद होता है, या फिर डीबी के तुरंत बाद ही मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है? डीवी अगर मान लीजिए कि इस डीवी के लिए डेट दिया हुआ है, डेट जिस डेट में दिया है उस डेट के अगले ही डेट में आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। और मेडिकल जनरली 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम 2 से 3। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो 4 से 5 दिन लगेगा। उसमें प्रॉब्लम आने पर कोई दिक्कत नहीं है, वेट करना है और इंतज़ार करना है आपका कि मेडिकल जो भी होगा वो बताते जाएंगे कि किस डेट में आना है, उस डेट में चले जाना है और फिर से मेडिकल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर मेडिकल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है या फिर रेलवे के हॉस्पिटल में होता है? जो भी मेडिकल होगा वो रेलवे के सरकारी हॉस्पिटल में ही होंगे, और मैक्सिमम कोलकाता बोर्ड के तो कोलकाता में होते थे सब। जी। तो सर का कहना है कि आपका जो भी होना है मेडिकल वो रेलवे हॉस्पिटल में ही होगा, ठीक है। और जनरली सर देखा जाए तो जेई कैंडिडेट्स को किस चीज़ को लेकर चिंतित होना चाहिए मेडिकल में? मैक्सिमम उनको किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस चीज़ पे? दौड़-भाग तो इसमें होता नहीं है, तो फिर फिजिकल फिटनेस में किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा? इसमें फिजिकल फिटनेस में सिर्फ और सिर्फ आई पे ही फोकस रहना है। आई में मान लीजिए कि थोड़ा-मोड़ा प्रॉब्लम है तो कोई घबराने की बात नहीं है। वहाँ पर मेडिकल कैटेगरी बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में है तो C1 है, तब पर भी चल जाएगा। तो उसके अनुसार से आप तैयारी करिए। मैक्सिमम आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा क्या प्रॉब्लम है आई में। उसके अनुसार से आप तैयारी करिए कि सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएँ, और सेकंड सीबीटी में भी वो जम कर तैयारी करिएगा। तो सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, तो कोई भी मेडिकल की कैटेगरी आएगा उसमें आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल पोस्ट मिल ही जाएगा, मैक्सिमम चांस रहेगा। हाँ, अगर आँख थोड़ा-सा आपका प्रॉब्लम है, अगर पावर अगर 2 तक है ग्लास का, है ना? तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहीं भी मतलब किसी सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कहीं पोस्टिंग होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए पावर 2 से 4 के बीच है ना? 3 है, तो फिर आपको सीएनडब्ल्यू में नहीं दिया जाएगा, ओपन एंड में दिया जाएगा आपको, इसमें दिया जाएगा, वर्कशॉप में या प्रोडक्शन यूनिट में दिया जाएगा। तो इसीलिए अक्सर बोल रहे हैं कि सीबीटी पे आप अच्छे मार्क्स ले आओ, आप हर एक पोस्ट के लिए क्वालीफाई रहोगे। आपका आँख मान लो खराब भी है, 4 भी पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है सर। तो इसके बाद मेडिकल के बाद फिर मेरिट लिस्ट सर कितने दिनों के बाद आया लगभग? मेरिट लिस्ट लगभग 1 मंथ लग जाता है। 1 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। मान लीजिए कि किसी का मेडिकल में प्रॉब्लम है तो उसका भी टाइम दिया जाता है। 1 महीना 15 दिन ऐसा कुछ दिया जाता है टाइम, इसे आप री-मेडिकल करवाएँ। तो इसमें थोड़ा लेट लगेगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। आपका जो अगर मार्क्स अच्छा होगा तो उसको वेट करिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा। और कुछ वेटिंग लिस्ट भी आता है, उसमें आप लोग के मैक्सिमम चांस रहता है जो सीबीटी 2 अगर क्वालीफाई हो गए हैं सब पोस्ट के लिए, तो आपका होगा ही होगा फाइनली।
तो इस तरीके से फिर आपका ज्वाइनिंग फिर कहाँ हुआ? जमालपुर वर्कशॉप में? हाँ, हम लोग का जैसे पोस्टिंग फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा कि कौन वर्कशॉप मिला है, या जो भी ओपन लाइन में है तो उसका पोस्टिंग जगह लिखा हुआ रहेगा, और उसके अनुसार से आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। फिर वहाँ जाकर के आपको ज्वाइन करना है, राइट? तो फिर सर फिर ज्वाइनिंग के बाद फिर आपको शायद ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, तो कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है सर, और किस तरह का ट्रेनिंग करवाते हैं? जैसे थ्योरी भी होता है या प्रैक्टिकल होता है, केवल थ्योरी होता है, क्या होता है उसमें? इसमें 52 वीक्स का ट्रेनिंग होता है। इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, क्लास लिया जाता है। जो रेलवे के रिलेटेड ज़्यादातर क्लासेस होते हैं, जो हम लोग मान लीजिए इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जैसा है उसके अनुसार से ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। अपना जैसे हम लोग वर्कशॉप से हैं तो वर्कशॉप के अकॉर्डिंग ज़्यादातर ट्रेनिंग होते हैं, और ओपन लाइन के लिए है तो उनका अलग होता है। कोच वाला फैक्ट्री है तो उसके लिए अलग थोड़ा-सा ट्रेनिंग होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो पोस्टिंग मिलेगा उसके अनुसार से आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। ओवरव्यू भी दे दिया जाता है सारे का? हाँ, हाँ, सारे का ओवरव्यू दे दिया जाता है। तो वही 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, इसके बाद आप वापस आकर के जमालपुर में ज्वाइन किए होंगे? हाँ, हम लोग वापस आके जमालपुर में 1 साल के बाद आपको वहाँ से मेरिट बना के आपको जैसे दे दिया जाता है, जैसे जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो वो दे देते हैं, और पोस्टिंग आपको जो पेरेंट यूनिट है उसमें भेज दिया जाता है। एक बात और बता दूं कि आप लोग 1 साल तक आपकी जो पोस्ट होती है वो ट्रेनी जेई होती है, राइट? क्योंकि आप ट्रेनी पीरियड में होते हैं, ठीक है? उस समय एचआरए वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अलाउंसेस क्या-क्या मिलती है, फैसिलिटीज़ क्या-क्या मिलती हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसमें, इसलिए उसके बारे में अलग से बनाऊंगा। तो ट्रेनी जेई होते हैं। जब आप सर ने जैसा बोला कि 1 साल बाद वापस आकर के अपने यूनिट में ज्वाइन किए जमालपुर वर्कशॉप में, तो इसके बाद ये परमानेंट जेई, फिर जेई हो गया, राइट? फिर जेई के बाद सर अभी तो एसएससी हैं, तो सर कितने दिनों बाद आपका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन के लिए क्या कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है? प्रमोशन एसएससी बनने के लिए कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर जैसे हम लोग का टाइम बाउंड है, 2 से ढाई साल वर्कशॉप में, 2 से ढाई से 3 साल में हो जाते हैं, और ओपन लाइन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम वैकेंसी रहते हैं, पोस्ट कम रहते हैं, तो वहाँ पर टाइम लगता है। वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा एसएससी के रिक्वायरमेंट हैं, तो यहाँ पर ईज़िली वे में आपको प्रमोशन 3 साल में हो जाता है, 3 से 4 तो सर भी एसएससी बन चुके हैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने सारे डाउट्स हैं वैकेंसी के रिलेटेड, ठीक है, वो सारे दूर हो गए होंगे। ये मेरी अपेक्षा है, और कुछ आपके डाउट्स ऐसे हो सकते हैं जो हिडन डाउट्स हों, जो मुझे पता नहीं हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी पुट अप कर दीजिएगा, उसका हम जवाब देंगे, या फिर अगले वीडियो में उसको एड्रेस करेंगे। तो कैसा लगा मैं हम लोगों का यह संवाद? अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? आप लोग व्यूज़ तो आ रहा है चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइबर भी आप बन जाएँ। आप याद रखें कि सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को जरूर दबा दें, सो दैट फर्दर जितने भी वीडियोज़ आएँगे, है ना? थ्रू आउट द वैकेंसी आपको हम लोग मदद करने वाले हैं, हर एक स्टेज पे गाइड करने वाले हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।